आज का टॉपिक था हमारा जैव विविधता की क्षति के कैसे कारण, जैव विविधता की क्षति के कारण, ठीक है ना। तो जैव विविधता की क्षति के कारणों में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, समझ में आया ना। जातीय विविधता जो है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, और संपूर्ण देशों को इसकी क्षति का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसके चार मुख्य कारण हैं। कितने मुख्य कारण हैं? चार। पहला कारण कौन है बताएं? आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति और क्या हो गया? विखंडन हो गया, ठीक है ना। ये जंतु और पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आवासीय क्षति का मतलब क्या? उनके रहने का जो जगह है वो नुकसान हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। उनके रहने का जो जगह है वो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। जैसे इसका एक साधारण सा उदाहरण जो है ना, अभी कैलिफोर्निया की जंगलों में लगी हुई आग है, जानते हैं कि नहीं? न्यूज सुने? कैलिफोर्निया की जंगलों में आग लगी है? नहीं, पूरा शहर जो है अमेरिका का एक बर्बाद हो रहा है, जल रहा है। अभी कई दिनों से जो है आग बुझाने की कोशिश हो रही है। ये जंगल की आग है, इतनी जल्दी जो है नहीं बुझेगी, समझ में आ रहा है ना। जंगल की आग है, कैलिफोर्निया के जंगलों में जो है आग लगी है, और वो आग हॉलीवुड तक पहुंचा है। हॉलीवुड जो है उसका मतलब ये कहाँ है? लॉस एंजल्स में, ठीक है ना। लॉस एंजल्स अमेरिका का एक जो है क्या है, स्टेट है। टोटल 50 स्टेट है। तो अभी आज वहां कई दिनों से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। तो जो जंगलों में आग लगी है, ये बहुत सारे पक्षियों का, बहुत सारे कीटों का, ठीक है ना, बहुत सारे जानवरों का घर था। ये घर तो उनका तबाह हो गया ना। तो इसके चलते अब जातीय विविधता क्या होगी? कम होगी, समझ में आ रहा है ना। ये हम लोगों को जानना चाहिए। नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो नेचर जो है एक ही बार खेलेगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना, बढ़िया खेल देगा। तो इसलिए जो है नेचर के साथ जो है कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग प्रोटेक्ट करें। नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करें, उनको जो है बर्बाद नहीं करें। तो अगर इन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं, नेचर से सपोर्ट मिलेगा। नेचर जो है हम लोगों को जरूरत से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। ये जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का क्या है? मुख्य कारण है, ठीक है ना। आवासीय क्षति, आवासीय क्षति और विखंडन। जैसे विखंडन को हम कैसे समझाए थे कि एक जो है जंगल है बड़ा सा, अब इस जंगल को ना हम लोग काट के और क्या बना दे रहे हैं? रोड बना दे रहे हैं, सड़क बना दे रहे हैं, सड़क। ये देखिए हम अपने फायदे के लिए जो है सड़क बना दिए। क्या इधर के जंतु जो है इधर आ पाएंगे? अब बहुत ज्यादा डरेंगे वो, समझ में आ रहा है ना। गाड़ियों की आवाज सुन के, इंसानों को देख के। ऐसा थोड़े है कि हम लोग ही जानवरों से डरते हैं, नहीं, जानवर भी हमसे डरते हैं, ठीक है ना। तो अब उनका जो है हैबिटेट छोटा हो गया। पहले क्या था कि वो पूरे संपूर्ण जंगल में जो है मतलब भ्रमण करते थे, घूमते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब सीमित जगह पे रह जाएंगे, केवल सीमित जगह पे रह जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है कारण होता है आवासीय क्षति का। देख रहे हैं एक समय एक वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, ठीक है ना। पृथ्वी के 14% क्षेत्र पे क्या थे? वर्षा वन, जो आज के टाइम में मात्र बच गए हैं कितना? 6%। देख रहे हैं कहाँ 14%, कहाँ 6%। कितना परसेंट कम हुआ है? 8% कम हुआ है, समझ में आ रहा है ना। 8% जो है वो कम हुआ है। तो 8% कम हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आवासीय क्षति हुई है। इनके रहने का घर जो है हम लोगों ने उजाड़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है किसका? जैव विविधता की क्षति का कारण, समझ में आ रहा है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि हजारों हेक्टेयर वर्षा वन, जिनमें हमारा विशाल अमेजॉन जंगल भी शामिल है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजॉन जंगल के बारे में ये एक लाइन याद रखेंगे कि इसको धरती का क्या कहा जाता है? फेफड़ा, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ठीक है ना। लंग्स ऑफ द प्लेनेट हम लोग कहते हैं। ये लेकिन पृथ्वी का क्या चीज? फेफड़ा कहा गया है इसको, ठीक है। इसमें क्या चीज? 20%। पूरे अर्थ पे जितना ऑक्सीजन है ना, उसका 20% अकेले जो है कौन देता है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो क्या इसको कंजर्व करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल है, इसको कंजर्व करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन फिर भी देखें, करोड़ों जातियां निवास करती हैं, यहाँ रहती हैं। लेकिन इस वन को सोयाबीन की खेती के लिए,
ठीक है, जानवरों के चारागाहों के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, इस जंगल को जो है काट के क्या किया गया है, साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी खंडन हुआ है। प्रदूषण के चलते भी खंडन हुआ है, और ये जीवों को जो है, जीवों के लिए क्या है, खतरे का कारण है। समझ में आ रहा है ना। स्तनधारी हो गए, पक्षियों को अधिक आवास करना चाहिए, तथा प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। प्रवासी स्वभाव वाले प्राणियों में साइबेरियन क्रेन आता है। जानते हैं ना हम लोग, साइबेरियन क्रेन जो है वो क्या करता है बताएं, प्रवास करता है। बिल्कुल, साइबेरियन क्रेन जो है वो देखने को मिला कहाँ पे, रूस के साइबेरिया में। लेकिन साइबेरियन क्रेन जो है वो 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं हमारे यहाँ भारत में, ठीक है ना, राजस्थान में आते हैं। तो अगला जो है टॉपिक हम लोगों को दिया जाएगा बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का, दोहन, अति दोहन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता के नष्ट होने के कारणों को समझाएं। जैव विविधता के नष्ट होने के कारणों को समझाएं। तो पहला कारण जो है हम लोग क्या बताएंगे, आवासीय क्षति तथा विखंडन। और दूसरा कारण क्या बताएंगे, अति दोहन। ये अति दोहन क्या होता है बताएं। अति दोहन जो है मानव जो है ये भोजन के लिए और किसके लिए, आवास के लिए, किस पर निर्भर रहता है बताएं, प्रकृति पर। लेकिन जब यही आवश्यकता लालच में बदल जाती है, समझ में आया ना। हम लोग जो है अभी रिसेंटली देखे हुए हैं लाल चंदन के पेड़, समझ में आ रहा है ना। तो ये पेड़ जो है एक आवश्यकता को किस में बदल रहे हैं, लालच में बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है ना, तो प्राकृतिक संपदा का क्या होता है, अधिक दोहन होता है। पहले 1 क्विंटल बेचेंगे, फिर उसके बाद 10 क्विंटल, हाँ फिर टन में डीलिंग होने लगेगा। तो जब टन में डीलिंग होगा तो प्रकृति एक ही बार अपना कहर बरसाएगी। समझ में आया ना। जो आज अमेरिका झेल रहा है, समझ में आ रहा है ना। अमेरिका की हालत जाके सब लोग सर्च करेंगे जरा क्या है, अपने आप आग लग गया। सुनने में आया है सर। एक आदमी जो है पूरा कैलिफोर्निया और ये लॉस एंजल्स को जो है बर्बाद कर दिया। एक आदमी के चलते जंगलों में आग लगी, और वो आग इतनी ज्यादा फैल गई कि आज पूरा कंट्रोल से बाहर है आज, ठीक है ना। स्थिति बहुत मतलब ज्यादा नाजुक है। कई 100 करोड़ की संपत्ति जो है जल गई है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है जल गए हैं। समझ में आ रहा है ना। मानव द्वारा अति दोहन से, ठीक है, जरा अति दोहन के कारण कौन कौन सी जातियों का नुकसान हुआ है जरा हम लोग देखें उनके नाम पिछले 500 वर्षों में, ठीक है ना। ये समुद्री गाय हम लोग देखें, समुद्री गाय, ये रूस की स्टेलर समुद्री गाय है, ठीक है। और पैसेंजर कबूतर, ठीक है ना, पैसेंजर कबूतर, ये सब जो है आज गायब हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना। अब बहुत सारी ऐसी समुद्री मछलियां हैं जो खतरे के कगार पे है, मतलब गायब होने के कगार है। देख, उसको पैसेंजर ही बोला जाता था, पैसेंजर कबूतर, चिट्ठी पहुंचाने वाले। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वो हो गए। इन सब की जातियां जो है वो क्या हो गई, गायब हो गई। पहले हर डाकघर में हम लोग देखेंगे कबूतर हुआ करता था, समझ में आया ना। तो उसको जो है रखा जाता था किस लिए, चिट्ठी पहुंचाने, सबको पहचानता था क्या वो, अपने मालिक को। कैसे मालिक को पहचानता था। अब मालिक उसका कहाँ रहता था, मतलब जगह पे उसको पालते थे डाकघर वाले, तो मालिक को कैसे पहचान लेगा। उसको गांव का पता था कि भाई ये गांव है, उस गांव में ले आके दे देना है। गांव में किसी भी चालाक आदमी को देखता था ना, नजर दौड़ा के उसको ले आके दे देता था। और उसके बाद जो है वो चालाक आदमी, पहले लोग ईमानदार होते थे। आज तो अगर दूसरों का चिट्ठी मिल जाए तो भले नया लिफाफा लग जाएगा, अपने से देख के सेम टू सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है, लेकिन खोल के पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। खोल के एक बार पढ़ लेंगे या फिर नया पैकिंग कर देंगे एकदम एज इट इज जैसा था। तो पहले लोग ईमानदार होते थे। अब क्या है कि मतलब जिनका पता पढ़ते थे वो ले आके उनके घर पहुंचवा देते थे, दिलवा देते थे, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा होता, लेकिन मोबाइल आ गया तो क्या जरूरी। हाँ देखिए हम लोग तीसरा कारण जो है वो क्या है बताएं। तीसरा कारण जो है वो क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण। जब जब विदेशी जातियां आएंगी, ठीक है ना, जो देसी जातियां हैं वो प्रभावित होंगी। इसका उदाहरण हम लोगों को समझना है। देखिए हम लोग एक जो है नील नदी की मछली है,
नाम क्या है उसका? नाइल पर्च। नाइल पर्च या नील पर्च हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस नील पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, ठीक है ना। नील पर्च मछली को कहां से कहां डाला गया? पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। और वहां पे रहने वाली जो मतलब देसी जातियां थी जो पहले से रह रही थी, नाम था उनका सिक्लिड मछलियां, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में किकलिड लिखा होता है, ठीक है ना, CHICLID, किकलिड। तो ये किकलिड फिशेज जो थी, इनकी 200 से अधिक जातियां क्या हो गई? विलुप्त हो गई। जाहिर सी बात है वो विदेशी जातियों को देख के क्या हो गई होगी? डर गई होंगी, या वो विदेशी जाति जो है आके इन लोगों को खा गई होगी। समझ में आ रहा है ना? तो खा जाने से जो है इनकी जनसंख्या क्या हो गई? विलुप्त हो गई। और ये जो है किया क्या जाता है, विदेशी जातियों का आक्रमण जो है हम लोग किसको कहते हैं? बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है, ठीक है ना। उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे हम लोग किसी भी विदेशी जाति को बुलाए, हमारे यहाँ कौन कौन विदेशी जाति आई है? जलकुंभी है ना। जलकुंभी जो है एक पौधे से जो है वो 60,000 पौधा बन सकता है 8 महीने में। समझ में आ रहा है ना। और एक और जो है नाम है, क्या नाम है उसका? पार्थेनियम, गाजर घास, कैरोट ग्रास जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये कैरोट ग्रास को भी लाया गया, ठीक है। एक और ऑस्ट्रेलिया का याद रखें, ऑस्ट्रेलिया में अपुंसिया आया था, अपुंसिया 1920 में, जो वहां तबाही मचाया था। हाँ, नीला कुरिंजी तो खैर वो नहीं है, उसको मतलब बाहर से नहीं लाया गया, वो यहीं पे होता है। नीला कुरिंजी को हम लोग क्यों याद रखेंगे? 12 वर्ष में एक बार फूल आता है उसमें। और बांस में फूल कितना दिन में आता है? 100 साल में, मतलब 50 से 100 साल में एक बार। समझ में आया ना? बांस में फूल आता है, ठीक है। गाजर घास, देखिए हम लोग गाजर घास का ही एग्जांपल दिया है। लैंटाना हो गया और हायसिंथ हो गया। हायसिंथ वही आइकोर्निया, ठीक है ना, आइकोर्निया क्रेसिपस इसका पूरा नाम है। जलकुंभी का हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, ठीक है ना। इसको हम लोग बंगाल का क्या कहते हैं? आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को जो है क्षति हुई, और यहाँ की जातियां जो थी वो बुरी तरह से क्या हुई? प्रभावित हुई। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। ये जल का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, और उसके बाद मछलियों को जो है नहीं मिल पाता है ऑक्सीजन प्रॉपरली जितना चाहिए, और जब नहीं मिल पाता है तो फिर उनके साथ दिक्कत होती है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे एक और, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया था। अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियास गैरीपाइनस, ठीक है ना। कौन सी मछली? क्लैरियास गैरीपाइनस को जो है लेके आया गया। अब ये मछली हमारी नदियों की मूल अशल्क मीन अर्थात कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो जब जब विदेशी जाति लेके आएंगे, ठीक है ना, वो खतरा पैदा करेगा। समझ में आ रहा है ना? आजकल बहुत सारा जो है केरलियन लोग आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, किसी भी स्कूल वगैरह में, और उसके बाद जो है वहाँ की संपत्ति पे नजर बनाए हुए हैं। जब मौका मिला लेके निकल गए। तो विदेशी जातियों को बुलाएंगे तो नुकसान जो है हम ही को होगा। समझ में आ रहा है ना? इंडियन क्रिकेट में भी देखें, इंडियन क्रिकेट में जो है विदेशी कोच रखा जा रहा है क्या? अब नहीं रखा जा रहा है। अब अपने ही देश के लोग जो है कोच बनेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखते हैं हम लोग सह विलुप्तता। ये सह विलुप्तता क्या होता है? साथ साथ विलुप्त होना, एक साथ विलुप्त होना। ये चौथा कारण है, चौथा कारण। जैसे देखिए हम लोग एक जाति की विलुप्ति होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति क्या रहेगी या गायब हो जाएगी? वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। जब एक जाति की विलुप्ति होगी उसके चलते दूसरी जाति भी विलुप्त हो सकती है। एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल है को वाइल्ड, ठीक है ना, परागकर्णी सहोपकारिता का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। बता सकते हैं ये किसकी बात कर रहा है? युका और शलभ। युका और शलभ की बात कर रहा है। युका और शलभ में जो है ना परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है?
युका पौधे में परागण की क्रिया शलभ के द्वारा, और शलभ के अंडों की रक्षा युका के पुष्प में। समझ में आ रहा है ना? तो एक जाति की विलुप्ति से दूसरी जाति की भी विलुप्ति होगी होगी, एकदम तय है ये। ठीक है, इसके बाद देखें हम लोग अगला टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंजर्वेशन। ये इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी था, जैव विविधता। जैव विविधता नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज? संरक्षण। हम लोगों को बचाना चाहिए, जैव विविधता को बचाना चाहिए। और जैव विविधता को बचाने के लिए जो है ना बहुत सारे कारण हैं। जैव विविधता को बचाना चाहिए क्यों, बताएं? जैव विविधता से जैसे देखें, अगर हम लोग संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क देखें, ठीक है ना, संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क यानी थोड़ा छोटा मोटा जो है यूज देखें। जैसे जैव विविधता को जो है बचाने के लिए 3 कारण है हमारे पास। कितने कारण हैं? 3। पहला कारण कौन है? संकुचित संकीर्णतः उपयोगी कारण। समझ में आ रहा है ना? दूसरा कारण कौन है? व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी। और तीसरा कारण कौन है? नैतिक। समझ में आ रहा है ना? तो टोटल कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। हमारी नैतिकता जो है जुड़ी हुई है पेड़ पौधों के साथ। बिश्नोइयों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बिश्नोई के बारे में आजकल सब लोग जान गए हैं। कितना ज्यादा वो प्रेम करते हैं अपने प्रकृति से, ठीक है ना, अपने नेचर से। ये जो है बताने की बात नहीं है। प्लस हम लोग चिपको आंदोलन का नाम सुने हैं, ठीक है ना। चिपको आंदोलन अलग है, बिश्नोई आंदोलन अलग है। इन बातों को हम लोग जानते हैं बखूबी। उसके बाद जो है और क्या चीज, अपिको आंदोलन एक था, ठीक है। चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, ये सब हमारी नैतिकता को दिखाते हैं। समझ में आ रहा है ना? नैतिकता को दिखाते हैं। कहा गया ना कि वो पढ़ाई नहीं होती है जो संस्कार भुला दे। समझ में आ रहा है ना? संस्कार भुला दे वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के साथ संस्कार भी जो है क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे, क्या चीज बताएं? संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग कौन कौन सी चीजें आती हैं। जरा बताएं हम लोगों को अनाजें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से, खेतों से। तो बहुत सारे लोग जो है आजकल खेती करना छोड़ रहे हैं। खाएंगे क्या? पैसे कमाने पे ध्यान है सबका, लेकिन खाएंगे क्या? सवाल है। अनाजें हो गई, दालें हो गई, फल हो गए, ठीक है। ईंधन कोयला हम लोग जलाते हैं ना, कोयला जलाते हैं। रेशा, कपड़े पहन रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं वो रेशे कहाँ से आ रहे हैं बताएं? पेड़ पौधों से। और क्या चीज? इमारती लकड़ियां। घर बनाना है तो लकड़ी की कितनी आवश्यकता है वो हम लोगों को बताना नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं बखूबी। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पादों में क्या आता है? टैनिन हो गया, स्नेहक हो गया, लुब्रिकेंट, रंजक हो गया, डाई, ठीक है ना, डाई। और फिर क्या चीज? रेजिन, ठीक है ना, रेजिन। और इसके बाद इत्र। और है औषधीय उत्पाद, मेडिसिन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन ये पहला वाले को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और पहला वाले को ही नहीं, इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आज मोबाइल जो है एक लाइफ का पार्ट बन गया है। तो कहा जाए कि बिना मोबाइल के आप रह लीजिए, रह जाएंगे। पता चला दूसरे ही दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? कैसे शराब जो है छोड़ने के बाद जो है देखे थे हम लोग विड्रॉल सिंड्रोम। तो ये जो है हमारी आदत में शामिल हो गया है। समझ में आ रहा है ना? इस पे बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे जो है रील्स बर्बाद कर रहा है बच्चों को। प्लस जितने जो है बड़े लोग हैं वो भी अपना काम छोड़ के जो है क्या कर रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। तो ये जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है बर्बाद कर रहा है। हमारा समय तो ले ही जा रहा है, ठीक है ना। और उससे सबसे बड़ी चीज है कि स्टेबिलिटी जा रही है। आज कह दिया जाए 3 घंटा बैठ के पढ़ाई करना है, एकदम हिलना नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन जो है वो रील्स के थ्रू आ गया है। हाँ, कंसंट्रेशन लेवल जो है हमारा जा चुका है। अभी एक चीज बताया जाएगा, तुरंत हम लोग स्वाइप करने के चक्कर में जो है पड़ जाएंगे। हटाओ, ये खत्म, बहुत पुराना, नया चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज जो है ना हमारे अंदर विकसित किया गया है रील्स के द्वारा।
और ये सारे रील्स जो है बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, लड़कों को। ठीक है ना, लड़कियों को भी। लड़के ज्यादा है। देखिए आप लोग, विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां, ठीक है ना, पूरे दुनिया भर में जितनी दवाएं बिकती हैं उन दवाओं में से 25% से अधिक जो है वो किन से बनाई जाती है? पादपों से। तो जरा बताएं कि ये पौधे न रहें, अगर हम लोग उनको संरक्षित नहीं किए तो फिर ये औषधियां कहाँ से आएंगी? संभव नहीं है। 25,000 से अधिक पादप, ठीक है ना, जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। तो ये सब जो है कारण हो गए। कौन से कारण हो गए? संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है ना? नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर कहा जाए कि आप बताइए जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, आप उसमें से ये वाला तर्क बताइए, तो हम लोग इतनी बातें लिखेंगे कि आज हम लोग जितना भी सामान उपयोग कर रहे हैं ये सब किसकी बदौलत है? जैव विविधता की बदौलत। समझ में आ रहा है ना? जैव विविधता के कारण ही संभव है। ये हो जाएगा। इसके बाद देखें हम लोग, ये व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र में सेवाएं हैं, जैसे, ठीक है ना, ये व्यापक रूप से बात करी जा रही है, ठीक है, व्यापक रूप से उपयोगी संबंध, ठीक है ना, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, इसको हम लोग कहेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। मतलब वो चीजें जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, इसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट? क्योंकि ये करीब करीब 20% ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है? प्रदान करता है हम लोगों को। अगर धरती पर का जितना ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले जो है एक जंगल दे रहा हो, तो उसको हम लोग छोटी मोटी बात कहेंगे क्या? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट है। व्यापक स्तर से, व्यापक रूप से जो है उपयोगी है ये, तो इसलिए उसको बचाना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का हम आर्थिक मूल्य अगर आंक सकते हैं तो बताएं जरा। शायद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रॉबर्ट कॉन्सेंजा, ठीक है ना, कितना? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर बताए थे कि इन सभी चीजों की कीमत होगी। और पूरे विश्व की कमाई कितनी है? 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर। समझ में आ रहा है ना? पूरा देश भी मिलके नहीं खरीद सकता है, उतनी सारी चीजें हमको बायोडाइवर्सिटी से मिल जाती है, जैव विविधता से मिल जाती है, ठीक है। और जरा हम लोग बताएं कि अगर अस्पताल में जो है कोई पड़ोसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत में पड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लोग लाते हैं कितना महंगा लेके आते हैं, है कि नहीं? कोरोना टाइम में हम लोग देख रहे थे कितनी स्कार्सिटी हुई थी, और जिनके पास था भी वो दे नहीं रहे थे, ठीक है ना। अगर कोई 2 आदमी खरीदने के लिए गए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, एक आदमी कह रहा है कि हम 5,000 देंगे, एक आदमी कह रहा है छोड़िए हम 10,000 दे रहे हैं, किसको बेचेगा वो वहां ईमान खो देगा। समझ में आ रहा है ना? कहेगा कि 10,000 वाले को बेचेंगे। क्यों? ऐसा है, भले 5,000 वाला पहले आया हो उसको जो है इग्नोर करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है हालत हो गई है इंसानों की, ठीक है। परागण जो है जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते, ठीक है ना, परागण, इसकी क्रिया के बिना जो है एंजियोस्पर्म का लाइफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जितने आवृत बीजी पौधे हैं, आवृत बीजियों का जीवन जो है ना बिना किसके? पौधे या फल के नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? बिना पौधे या फल के नहीं हो सकता है। मधुमक्खियां हो गई, गुंज मच्छिका हो गई, पक्षी, चमगादड़, ये सब जो है परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जब हम लोग बुलबुल की आवाज सुनते हैं, ठीक है, वनों में घूमते समय जो है हम लोग बसंत ऋतु में पूरी तरह से खिले हुए फूलों को देखते हैं, तो ये जो देख के आनंद मिलता है ना, वो आनंद जो है कोई नहीं दे सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ जो है हम लोग 2 दृश्य देख रहे हैं, एक दृश्य में पूरा जो है जगह सुंदर सुंदर फूलों से घिरा हुआ है, और एक जगह हम लोग देख रहे हैं जहाँ पूरा कूड़ा कचरा फैलाया गया है। दोनों में कितना का अंतर है? दोनों हमारे माइंड को कैसे मतलब इफेक्ट करता है बताएं? बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ना। फूलों को देख के जो है एक मतलब मन में सुकून की भावना जो है उत्पन्न होती है, लेकिन कूड़े कचरों को देख के फूल अच्छा ठीक है, कौन फूल अच्छा लगता है? रेफ्लेसिया,
विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया और विश्व का सबसे सुंदर फूल सब कहाँ मिलेगा? सबसे सुंदर फूल गुलाब। ट्यूलिप। समझ में आया ना? विश्व का सबसे सुंदर फूल कौन है? ट्यूलिप है। ठीक है, एक देखें हम लोग लास्ट थर्ड नंबर को डिस्कशन करते हैं। थर्ड नंबर को, ठीक है, नैतिक तर्क। ये नैतिक तर्क है। देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए पढ़ना। पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव जातियों से है। ये नैतिक तर्क में जो है, इनके बारे में जरा हम लोग सोचेंगे। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य है, अपना निज मूल्य है। हर एक जाति की एक वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है ना? कैसे हम लोग पढ़े थे कि आहार श्रृंखला में से अगर किसी एक जाति को हम लोग गायब कर दें तो पूरा का पूरा पारितंत्र ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस धरती पर हर एक जीव का अपना मतलब है। हम लोग कोई भी कीड़े मकोड़े देखते हैं, थोड़े से अगर खतरनाक टाइप के हों, क्या करते हैं? उनको मार देते हैं। लेकिन उसका भी अपना मूल्य है। वो इस धरती पे अगर आया है, नेचर ने उसको भेजा है और उसका अपना मूल्य है। ये नैतिकता है, उसको जीने का अधिकार है। हाँ, नैतिकता अगर हम लोग समझते हैं एथिकल इश्यूज को, ठीक है ना, तो हम लोग उसको जीने का अधिकार दें। समझ में आ रहा है ना? इसलिए देखेंगे हम लोग बहुत सारे जगह पे स्नेक्स वगैरह निकलते हैं, तो उनके लिए स्नेक फ्रेंड बनाए गए हैं। कॉल किया जाएगा, तुरंत आके वो क्या करेंगे? पकड़ेंगे और उनको अपनी जगह पे पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये नैतिक अधिकार है उनका, नैतिक तर्क है ये। ठीक है, प्रत्येक जाति का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और भले ही इसका हमारे चालू या आर्थिक, हमारे लिए कोई चालू या आर्थिक मूल्य न हो, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को जो है आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। ठीक है, अब सवाल है कि जैव विविधता को संरक्षित क्यों करें? मतलब ये तो हमने देखा कि इतना सारा तीन जो है आर्गुमेंट है जिसके लिए जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? सवाल है कि कैसे करें। ठीक है, तो कैसे करें, इसके लिए जो है हम लोगों को बताया गया है दो चीजों के बारे में। इनकी परिभाषा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? किनकी परिभाषा बताएं? एक जो है हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक हो जाएगा हम लोगों का कौन सा? बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो उपाय है जैव विविधता को संरक्षित करने का, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू किसको कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप से इन सीटू कहेंगे जो प्राकृतिक परिवेश में होता है। जब हम लोग जीवों का संरक्षण उसके प्राकृतिक परिवेश में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। लेकिन जब हम लोग अपने से उसके प्राकृतिक परिवेश जैसा परिवेश बना के उसमें संरक्षित कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है ना? दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए हम लोग जरा स्वस्थानीय संरक्षण जो है कहते हैं, किसको कहते हैं? जहाँ पे जो जीव रहता है उसको हम लोग उसके प्राकृतिक परिवेश में रख रहे हैं, तब इसको क्या कहा जाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर हम लोग जो है उसको कहाँ, मतलब किसी बाहर जगह पे उसके परिवेश जैसा जो है परिवेश बना के संरक्षित कर रहे हैं, तब उसको क्या कहा जाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है ना? तो इन सीटू और एक्स सीटू दोनों कंजर्वेशन को हम लोग याद रखें। इन दोनों की परिभाषा लिखने के लिए आती है। ठीक है ना? इसके बाद देखें हम लोग जरा, एक जो है आएगा हम लोगों का ये जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है हम लोग किसको कहते हैं बताएं? भूमंडलीय स्तर पर, ठीक है ना, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, मतलब जातियां जो है ना वो बहुत अधिक है, तब उस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है ना? जैव विविधता गर्म बिंदु हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और पूरे विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इसकी संख्या हम लोग याद रखेंगे और इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। ठीक है ना? संपूर्ण विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 34 है। पहले 25 थे, बाद में और 9 बने।
ठीक है ना। पहले 25 थे, बाद में और 9 बने, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे भारत में कितना है ये सोचने की बात है। तो हमारे भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, 3। हमारे भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ठीक है ना, इंडो वर्मा और हिमालय, देख रहे हैं ना। ये सब जो है 3 बायोडाइवर्सिटी हो गए हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में कितने बायोडाइवर्सिटी हैं, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या हमारे इंडिया में कितनी है, 3 है। इंडिया वाला याद रखेंगे, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, प्लस कुल संख्या याद रखना है। ये सब, ये दोनों भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है कि टोटल कितना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से। इस पेज पे जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो टिक किया गया है। स्वस्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा, और फिर उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। अब चले जरा हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल बताइए, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण दीजिए। तो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण हम लोग क्या क्या बताएंगे, जरा बताएं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग बोलेंगे। तो ये तीनों जो है उदाहरण है, किसके उदाहरण है बताएं, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हम लोग याद रखेंगे। उदाहरण भी पूछा जाता है, ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि बताइए राष्ट्रीय उद्यान किसका उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का, स्वस्थानीय संरक्षण का, दोनों का, किसी का नहीं। क्या डी करेंगे हम लोग, स्वस्थानीय संरक्षण। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो सवाल है कि भारत में हमारे कितने हैं ये। तो भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना, अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हमारे भारत में कितनी है, 14 है, ठीक है ना। हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं, 90। नेशनल पार्क जो है 90 है, और 448 क्या है हमारे यहाँ, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की संख्या, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 448 है। कितनी है, 448 है। तो ये 448 जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी हो गया हम लोगों के इंडिया में, समझ में आ रहा है ना। देखे हम लोग कि बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे, और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की क्या होती थी, पूजा की जाती थी, समझ में आ रहा है ना। इसको ऐसे जोड़ा गया था, मतलब कि हम लोग जो है वनों की पूजा करेंगे। आज भी होती है, देखते ही हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो वनों की पूजा करते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है, जैसे नीम हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, तो इन सब पौधों की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये पूजा जो है क्यों होती है बताएं, ताकि हम लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, उनको बचा के रखें, समझ में आ रहा है ना, उनको कंजर्व करें। और इसके लिए जो है पवित्र उपवन, ये देखेंगे आप लोग, पवित्र उपवन हो गए। पवित्र उपवन में किसको किसको जोड़ा गया है बताएं, मेघालय की खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है पवित्र उपवन या आश्रय बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, मेघालय की खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। गोरो और खासी ये वहाँ की जो है जातियां हैं। हाँ, राजस्थान की कौन, अरावली। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर, ठीक है ना। चंदा और क्या चीज, बस्तर, ये सब मध्य प्रदेश में है। तो ये सब का धार्मिक मान्यता है, इन सब की धार्मिक मान्यता है, रिलीजियस बिलीफ है यहाँ, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब चलेंगे हम लोग पढ़ने किसको बताएं, बाह्य स्थानीय संरक्षण को। किसको पढ़ेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें जरा एग्जांपल देखें हम लोग किसका किसका आएगा। जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है ना, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब किनका एग्जाम्पल है बताएं, बाह्य स्थानीय संरक्षण का। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, समझ में आ रहा है ना। इसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में एग्जाम्पल किनका किनका है बताएं, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये
क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, ये पूछ देता है कि बताइए क्रायो प्रिजर्वेशन जो है किसका उदाहरण है, ठीक है ना। इसको हम लोग निम्न ताप परिरक्षण कहते हैं। निम्न ताप परिरक्षण हिंदी भी याद रखेंगे। कौन याद हो पाएगा, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी याद हो जाएगा, अच्छी बात है। जो याद हो उसको हम लोग याद रखें। बहुत सारे लोग जो है इसका इंग्लिश देख के जो है बताते हैं कि ये यही है। तो किसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन? इंग्लिश खैर गलत लिखा है, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने परागकणों की स्थिति में पढ़ा है, हमने बीजों की स्थिति में पढ़ा है, ठीक है, और हमने शुक्राणुओं की स्थिति में पढ़ा है कि इन सबको संरक्षित करने के लिए परागकणों को संरक्षित करना है। कितना डिग्री पे संरक्षित करते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस पे। माइनस कितना में? 196 डिग्री सेल्सियस। और किस में संरक्षित करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षित करके रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करके रखा जाता है। तो ये तकनीक ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। देख रहे हैं, निम्न ताप परिरक्षण, कम तापमान पे जो है क्या करना, संरक्षित करना, इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, बीज बैंक, सीड बैंक, ये सब जीन बैंक, ये सभी जो है क्रायो प्रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बीज बैंक भी क्या है बताएं जरा हम लोग, बीज बैंक भी क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। यहाँ देखें हम, बीज जो है वो लंबे समय तक कहाँ रखे जाते हैं? बीज बैंक में। बीजों के लिए अलग जो है बैंक है, और इस बैंक में हम लोगों को क्या मिलेगा? पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसों से भी जरूरी चीज क्या मिलेगी? बीज, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमारी दुनिया भर के देशों ने क्या किया है, ठीक है। तो दुनिया भर के देशों ने 2 बार मीटिंग किया है, ठीक है। एक बार 1992 में और एक बार किसमें? 2002 में, 2010 नहीं, ठीक है, 2002 में हुआ था। एक 1992 और एक कब? 2002, ठीक है ना। 10 साल में 10 साल में 2 बार जो है ना ये जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मीटिंग किया गया है। मतलब इसके लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है। अब मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि एक पार्टी की सरकार आएगी तो वो जैव विविधता को संरक्षित करेगी और दूसरी पार्टी की सरकार जो है भरपूर जैव विविधता का लाभ उठाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। ये कोई राजनीतिक परिसीमा में बंधा हुआ तत्व नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जैव विविधता पे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये सबके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है तो केवल वही बचाए। 2000 ये नेचर हम लोगों को याद दिलाते रहता है बार बार। 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, 5 साल बाद जो है लग गया कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, ठीक है। तो ये जंगलों में लगने वाली आग जो है संकेत है, ठीक है ना। और कोई ना कोई भयानक जो है फिर से मतलब आपदा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जितने पेड़ जले हैं, जितने जीव जंतु उसमें मरे हैं, ठीक है ना, उसका परिणाम जो है वो धरती वासियों को भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखें हम लोग, ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। और इसके लिए 1992 में कहाँ पे बताएं? रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट। याद रखें, अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। समझ में आ रहा है ना। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसमें यही बताया गया था कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम लोग उचित उपाय करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे विकसित देश हैं जो जैव विविधता को इस तरीके से बचाते हैं ना कि हम लोग जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उसमें कनाडा का नाम आता है। वो तो इतना तक है कि हम लोग जो है अगर पहाड़ है तो उसको काट के रोड बना देते हैं। अगर वो कहीं पहाड़ देखते हैं तो वो एज इट इज छोड़ देते हैं उसको, और उसको किसी दूसरे टाइप के जो है ना मतलब स्थान में परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ ग्रास वगैरह खूब सुंदर लगा देंगे, एकदम बढ़िया अच्छा नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। मतलब जैव विविधता के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। एक और देखें, इसी क्रम में 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। ये कौन सा सम्मेलन हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। इसको वर्ल्ड समिट कहा गया। ये अर्थ समिट था, ये वर्ल्ड समिट था, ठीक है ना। ये कौन सा सम्मेलन था? पृथ्वी सम्मेलन। और ये कौन सम्मेलन? विश्व शिखर सम्मेलन।
जिसमें विश्व के 190 देशों ने हिस्सा लिया था। 190 देश ने हिस्सा लिया था और उन्होंने बताया था कि 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर कमी लाएंगे। कम से कम जितना कम हो सके जैव विविधता का नुकसान होने देंगे। नुकसान करा के ही मानेंगे, है ना। लेकिन देखें इसका नुकसान नहीं, अगर एक पेड़ हम लोग काट रहे हैं तो उसके बदले जो है क्या करें, 10 पेड़ लगाएं। ठीक है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर कितना, 15। लास्ट एक चैप्टर बच गया 16 पढ़ेंगे और उसके बाद इस संडे को फाइनल टेस्ट होगा इस वाले यूनिट का। कल वाला टेस्ट का पेपर जो है टेलीग्राम पे गया नहीं है, उसको अब हम भेज देते हैं और एक बार देखें वो भी, इसके बारे में भी बता दिया जाए। बिल्कुल सब लोग जो है देखेंगे इसको, है ना। इसमें से जो है एक हम लोगों का क्या बना है, ये मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर का जो है एक सेट बना हुआ है और ये 10 मॉडल पेपर के सेट में जो है हम लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा कितना, 280, ठीक है ना। 10 मॉडल सेट में हर एक मॉडल सेट में 28 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। 11 के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट शॉर्ट टाइप है, 11 शॉर्ट टाइप है और 8 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो हमारे 2025 के एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो इसके लिए जो है कॉस्ट पे करना होगा 100 रुपीज़, ठीक है ना। और जिनको ऑनलाइन चाहिए ये, उनको ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। अगर फिजिकल कॉपी चाहिए प्रिंटेड तो उसके लिए कॉस्ट पे करना होगा।